बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास। उम्मीद है कि आप लोगों ने छुट्टियां अच्छी तरह गुजारी होंगी, बल्कि एंजॉय किया होगा और अब वापस आते हैं अपनी स्टडी की तरफ। और होप सो जिनके नोट्स कंप्लीट होने रहते थे उन्होंने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे और कुछ प्रिपरेशन भी की होगी पार्ट 1 और पार्ट 2 के हवाले से। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और हमारा आज लेक्चर होगा लेक्चर 13 और इसमें हम डिस्कस सेक्शन 2 को ही फर्दर करेंगे। और आज हम सेक्शन 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की एप्लीकेशंस को। मैक्सवेल इक्वेशंस की एप्लीकेशन को स्टडी करने में हेल्प करेंगी हमारी बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट होंगी, मतलब आप कह सकते हो कि चारों इक्वेशन की हेल्प से चारों बाउंड्री कंडीशन होंगी। अगर देखा जाए तो मैक्सवेल की जो चार इक्वेशंस थी वो चार फैक्टर पे कंसिस्ट थी: मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यही हमारी बाउंड्री कंडीशंस होंगी, इन्हीं को लेकर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं और ये क्यों यूज़ की जाती हैं। बाउंड्री कंडीशन के हवाले से वैसे आप लोग जानते हो, क्योंकि जैसे आपके पार्ट 1 का सब्जेक्ट था MMP, उसके अंदर भी डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन यूज़ होती थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाउंड्री कंडीशन आप कह सकते हो कि एक टाइप की लिमिट हो जाती है कि सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर एंड हो रहा है, तो एक लिमिट होती है जिस कंडीशन पर सिस्टम आपका काम कर रहा होता है। उन्हीं सिस्टम को लेकर चलेंगे और फर्दर आपकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। आज हमारी दो बाउंड्री कंडीशन डिस्कस होंगी, बाउंड्री कंडीशन ऑन बी और बाउंड्री कंडीशन ऑन डी। तो डिस्कस करते हैं बाउंड्री कंडीशंस को। The general solution of Maxwell equation not enough to solve our practical problem. These solution will be meaningful if we know that parameters of these solution. अगर हमें इक्वेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पता हो तो तब जो हमारा सोल्यूशन है वो मीनिंगफुल बन सकता है। अब उन पैरामीटर्स के सोल्यूशन को फाइंड करने जा रहे हैं। पैरामीटर्स कौन से होंगे? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप लोगों के लिए एक नई टर्म नहीं है, जस्ट नाम है। डी को, कैपिटल डी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। तो ये आप टर्म्स वही हैं, जस्ट नाम चेंज हो। The parameters of solution can be obtained by applying the boundary condition. पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। These are the condition which must be satisfied by electric and magnetic field at that interface between two media. दो मीडिया के दरमियान इंटरफेस मतलब जो एक कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान का कनेक्शन जो होगा ना, दो मीडिया से मुराद के दो डिफरेंट मटेरियल लेंगे, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेटिस्फाई करवाएंगे और उनको डिड्यूस करेंगे बाय मैक्सवेल इक्वेशन, मतलब मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से हम उन्हें निकालेंगे। टू स्टडी द अननोन पैरामीटर्स वी यूज़ द बाउंड्री कंडीशन। अननोन पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन है बी के ऊपर कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट मीडिया हों, दो डिफरेंट मटेरियल्स हों और उन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी। उसके लिए पहले आप डायग्राम समझ लें। तो डायग्राम के लिए मैं हाईलाइटर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप ये वाली लाइन देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर की मैंने लगाई है, ये एक टाइप की आप कह सकते हो बाउंड्री है जिसने दो डिफरेंट मीडिया को सेपरेट किया हुआ है। ये आपके पास है मीडिया 1 और ये है आपके पास मीडियम 2। उस पर मैंने जो ये शेप ली है, इस शेप का नाम होता है पिल बॉक्स।
इस शेप का नाम होता है पिल बॉक्स। पिल बॉक्स हमारे सर थे जिन्होंने हमें ये पढ़ाया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा करके पिल बॉक्स को बताते थे। उन्होंने हमें खैर इतना बताया था, अगर इन शॉर्ट बात करूं, कि ये जो पिल बॉक्स है ये पहले ज़माने में जो मेडिसन है ना उनको देने के लिए यूज़ करते थे, मतलब उसमें डाल के देते, छोटे से गत्ते की डब्बी बनी होती थी, उसकी जो हाइट थी ना वो ना होने के बराबर होती थी। आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि उसकी हाइट जो है वो निग्लिजिबल होती थी। तो हमने वही पिल बॉक्स यूज़ किया है, इस पर हम अब मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। ये आपके पास पिल बॉक्स है। पिल बॉक्स की 3 सरफेसेस होंगी, अपर सरफेस, बॉटम सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। अपर सरफेस को हमने नाम दे दिया S1 का, लोअर सरफेस को नाम दिया S2 का, और कर्व्ड सरफेस को नाम दिया S3 का। ठीक है, आपने बिल्कुल एज इट इज़ ये डायग्राम जो है वो बनानी है नोट्स पे। फिर अपर सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो हमने ले लिया n1 यूनिट वेक्टर। इसी तरह लोअर सरफेस पे भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, वो होगा n2 यूनिट वेक्टर। वो किस तरह परपेंडिकुलर होगा मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ क्लास के अंदर भी, कि ये कोई भी सरफेस है तो सरफेस पर हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब ये सरफेस भी, ये वाली नीचे जो लोअर सरफेस है ना वो भी यही सरफेस है, लेकिन इस सरफेस का फेस डाउनवर्ड है ना, तो इस पर एरिया वेक्टर इस तरह आएगा, नीचे की तरफ आएगा परपेंडिकुलर। ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस ऐसी होती है तो इसके हर तरफ ही एरिया वेक्टर होते हैं, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ली गई इस तरफ, वरना एरिया वेक्टर की कर्व्ड सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यूनिवर्सल बाउंड्री कंडीशन इज, उसके लिए हमने मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ की, डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन भी बहुत सिंपल इक्वेशन है कि जो डाइवर्जेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो इक्वल होती है ज़ीरो के। इस बारे में आप जानते हो, आपने मैक्सवेल इक्वेशन स्टडी कर रखी है। अब हम एक पिल बॉक्स कंसिडर करते हैं, जैसा कि फिगर में मैंने आपको समझाया है। इस पर इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम की विद रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की, डेल डॉट बी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी टर्म पर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के अंदर चेंज करेगा। डेल डॉट बी की जगह क्या आ जाएगा, बी डॉट एन यूनिट इंटू डी ए इक्वल टू ज़ीरो। आपको ये पता है ना कि बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, और फिर डी ए वेक्टर को ओपन करके एन यूनिट इंटू डी ए लिखा जाता है, जैसा कि पार्ट 1 की वेक्टर मैकेनिक्स के अंदर हम ये काम करते थे। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम एस सरफेस को 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में समझाया था। S1, S2 एंड S3 3 सरफेसेस में डिवाइड किया। इक्वेशन 2 क्या बन गई, इंटीग्रल S1 B1 डॉट N1 यूनिट DA प्लस B2 डॉट N2 यूनिट DA प्लस B3 डॉट N3 यूनिट DA, और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 3। तो अब फिगर से हम लोग देखते हैं कि जो n1 यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होता है माइनस n2 यूनिट वेक्टर के। माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है, माइनस साइन इसीलिए लगाया क्योंकि आप देखें कि n1 यूनिट वेक्टर अपर डायरेक्शन में है जबकि n2 यूनिट वेक्टर लोअर डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपस में अपोजिट है, तो इसीलिए n1 यूनिट वेक्टर इक्वल हो जाएगा माइनस n2 यूनिट वेक्टर के। और दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो इसीलिए फिर इनको एक कॉमन नाम दे दिया गया, से n यूनिट वेक्टर। और n3 का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि n3 मैंने आपको पहले ही बता चुकी कि जो पिल बॉक्स होते हैं उसकी हाइट ना होने के बराबर होती है, मतलब हाइट इग्नोरेबल है। जब हाइट इग्नोरेबल है तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पास नहीं होगी। बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, और डेल डॉट बी वो एक टाइप का मैग्नेटिक फ्लक्स बना देते हैं, मतलब इस पोर्शन के अंदर अभी तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पोर्शन अच्छा खासा है, पास हो जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं होंगी, मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नहीं होगा, तो ये इग्नोरेबल होगा, तो इसीलिए B3 डॉट
N3 इंटू डी ए को आंसर जो है वो ज़ीरो मानेंगे, क्योंकि जो पिल बॉक्स है वो हाइट वाइज बिल्कुल स्मॉल है या हाइट जो है उसकी नहीं है। तो ये फ्लक्स का फार्मूला है ना बी डॉट डी ए, तो इसीलिए जो फ्लक्स होगा इस सरफेस पर वो ज़ीरो होगा। लेट द हाइट ऑफ पिल बॉक्स इज़ वेरी स्मॉल एंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज ज़ीरो, सो इक्वेशन 3 बिकम। अब इक्वेशन 3 में सिर्फ पहले दो टर्म्स रह जाएंगी। पहले दो टर्म्स ले ली गई, बी वन डॉट एन वन यूनिट इंटू डी ए, बी टू डॉट एन टू यूनिट इंटू डी ए। अब नेक्स्ट ये करते हैं कि एन वन यूनिट वेक्टर को भी नाम दे दिया एन यूनिट वेक्टर का, और एन टू यूनिट वेक्टर को नाम दे दिया माइनस एन यूनिट वेक्टर का, और माइनस को ले लिया सेंटर के अंदर। इक्वेशन बन गई बी वन डॉट एन यूनिट डी ए माइनस बी टू डॉट एन यूनिट डी ए इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने कहा कि इन S1 और S2 जो पोर्शन है वो किस सरफेस के हैं, एस सरफेस के ही हैं ना। ऊपर आप देख सकते हो कि एस सरफेस को हमने 3 डिफरेंट पोर्शन के अंदर डिवाइड किया था, तो मेनली एस सरफेस के ही ये दोनों पोर्शन S1 और S2, तो आप इसे सिंपली S कह दें और इसमें से n यूनिट इंटू डी ए को कॉमन ले लें। तो नेक्स्ट स्टेप में यही किया, इंटीग्रल एस बी वन माइनस बी टू डॉट एन यूनिट इंटू डी ए इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अब जो सरफेस इंटीग्रल है वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो जो इंटीग्रेंड्स हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं। तो इंटीग्रेंड्स को इक्वल टू ज़ीरो रखा गया, मतलब बी वन डॉट एन यूनिट वैक्टर माइनस बी टू डॉट एन यूनिट वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो। अब बी वन डॉट एन यूनिट वैक्टर थे ना, तो दो यूनिट वैक्टर्स हो दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट हो तो आंसर क्या देते हैं, स्केलर। तो उस स्केलर को हमने नाम दे दिया बी वन एन का। इस तरह बी टू एन को नाम दे दिया बी टू एन का। नीचे मैंने बी वन एन को एक्सप्लेन किया है कि बी वन एन मीन्स कंपोनेंट ऑफ बी वन अलॉन्ग एन यूनिट वैक्टर, कि बी वन का कंपोनेंट जो एन यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होगा, मतलब उसकी तरफ होगा, उसे हमने नाम दिया है बी वन एन का। इस तरह बी टू एन मीन्स क्या होगा कि कंपोनेंट ऑफ बी टू अलॉन्ग एन यूनिट वेक्टर। तो ये चीज़ जो है ना हेयर वाली, ये आप साइड पे लिखिएगा डॉट्स लगा के। तो बी वन एन माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है मैग्नेटिक फील्ड के बी वन एन और बी टू एन, ये आपस में इक्वल हैं। जब ये आपस में इक्वल होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कंटिन्यू है। तो अगर ये आपस में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ना आते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट आपस में इक्वल ना होते, तो हम उससे कहते हैं कि नॉन कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब कि उनकी जो वैल्यू है वो सेम है और नॉर्मल कंपोनेंट आपस में एक जैसे हैं, और उसको नाम दे दिया गया कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमें क्या बता रही है कि नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के आपस में कंटिन्यू होते हैं। तो हमने यही पढ़ा था कि इक्वेशंस जो होती हैं मैक्सवेल इक्वेशन, वो कम्प्लीटली कब स्टडी हो सकती हैं कि जो उनके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हमें फ़िज़िकल मीनिंग पता हो। तो हमने पहला फ़िज़िकल मीनिंग देख लिया बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करके कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका नॉर्मल कंपोनेंट आपस में कंटिन्यू होते हैं, मतलब आपस में इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट है बाउंड्री कंडीशन ऑन डी, या दूसरा नाम देंगे ई का। दो और बाउंड्री कंडीशन भी रहती हैं, वो फिर इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगी। डी और ई पर आपने देखना है कि उसका इफ़ेक्ट कैसा रहता है। सेम पिल बॉक्स है जो मैंने पहली डायग्राम में यूज़ किया, वही इसमें भी आपने बनाना है। इसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसमें डी इन्वॉल्व हो, और ये हलबन तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट डी इज़ इक्वल टू रो। इंटीग्रेट करें इसको वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से, क्योंकि जो पिल बॉक्स है उसका वॉल्यूम तो है, हाइट भी है ना वैसे, लेकिन बहुत स्मॉल है, आलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, तो 3 डायमेंशनली आप उसे इंटीग्रेट करें वॉल्यूम के लिहाज से। डेल डॉट डी डी वी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल रो इंटू डी वी। नेक्स्ट स्टेप में आप हिंट को मैंने दिया, हिंट आप साइड पे लिखिएगा। हिंट में मैंने लिखा है कि रो आपके पास होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो को लिखा डी क्यू बाय डी वी, यही होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये जो डी वी है नहीं सॉरी डी वी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया, रो डी वी इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी इंटू डी वी। अब डी क्यू ओवर डी वी को मैंने ओपन करके लिखा डी एल इंटू डी ए। आपको पता है ना वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू
एरिया। मेन फार्मूला होता है वॉल्यूम का लेंथ, विड्थ, हाइट। लेंथ और विड्थ को मिलाकर लिख दिया जाता है एरिया, और एरिया इंटू हाइट बन जाता है वॉल्यूम। इस तरह डी वी भी डी एल इंटू डी ए। अब ये जो डी एल है, इस डी एल के साथ कर दें कैंसिल, पीछे रह जाएगा डी क्यू ओवर डी ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि रो डी वी इक्वल होता है सिग्मा इंटू डी ए के। अब रो डी वी इक्वल है सिग्मा डी ए के, जहाँ पर आपस में इक्वल आ गए। अब इसको इस रिजल्ट मतलब इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, रो डी वी की जगह सरफेस इंटीग्रल वाली टर्म लेकर आओ, इंटीग्रल सिग्मा डी ए। अब अगेन गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करो वॉल्यूम इंटीग्रल पर, ताकि दोनों जो इंटीग्रल हैं वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएं, क्योंकि जो आपने पिल बॉक्स लिया है वो सरफेस की रिस्पेक्ट से डिवाइड हुआ हुआ है, S1 S2 S3, तो इसीलिए इसे सरफेस में कन्वर्ट करके लेके जाओ। तो इसीलिए हमने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ किया ताकि जो इंटीग्रल्स हैं वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएं। तो डी डॉट एन यूनिट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अब सिग्मा इंटू डी ए एज इट इज़ है। इस डी डॉट एन यूनिट डी ए आप देख सकते हो कि ये इंटीग्रल एस सरफेस के ऊपर है, और आपकी जो सरफेस है जो आपने लिया है पिल बॉक्स, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसी के रिस्पेक्ट से मैंने लिखा S1 और D1 डॉट एन यूनिट इंटू डी ए। यहाँ पर डी आप वन कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हो। इस तरह S2 दूसरी सरफेस के लिहाज से फैक्टर बनेगा D2 डॉट N2 यूनिट इंटू डी ए। फिर बनेगा S3 D3 डॉट N3 यूनिट इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल डी ए। यहाँ पर DA1 DA2 भी लगा सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो सरफेस होगी वो इक्वली हर एक एरिया एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो DA1 DA2 DA3 लास्ट पे जाके फिर भी उसे हमने DA का ही नाम देना है, तो फिर यहाँ पर ही चेंज ना किया जाए। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड सरफेस है D3 डॉट N3 यूनिट DA, उसका हम 0 लेंगे क्योंकि आपको पता है कि हाइट उस पिल बॉक्स की निगलिजिबल है। ये वही सेम कंडीशन ले रहे हैं जो हमने पहली बाउंड्री कंडीशन के अंदर ली है, n1 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस n2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू n यूनिट वेक्टर से, मतलब उसको नाम दे दिया गया n यूनिट वेक्टर का। अब अबाव इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो टर्म है वो आपके पास हो गई 0। पहली दो इक्वेशंस हैं S1 वाली और S2 वाली, n2 यूनिट वेक्टर की जगह माइनस आ जाएगा और n1 यूनिट वेक्टर की जगह सिंपली n यूनिट वेक्टर। वो माइनस जो इस n2 यूनिट वेक्टर का था वो मैंने ले लिया सेंटर में, तो रिजल्ट बन गया इंटीग्रल S1 D1 डॉट n यूनिट डी ए माइनस इंटीग्रल S2 D2 डॉट n यूनिट इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा S इंटू डी ए। अब देखें हमारे पास जो h है वो 0 हो गया, 0 को अप्रोच कर गया, मतलब हाइट पिल बॉक्स की ना होने के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको पहली कंडीशन के अंदर भी बताया। इसकी जब हाइट नहीं है तो ये दोनों सरफेसेस हैं कौन कौन सी, S1 मतलब अपर सरफेस और S2 लोअर सरफेस, ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगी और ओवरलैप कर कर एक ही सरफेस नज़र आएंगी। हमें ऐसा लगेगा कि वो एक सरफेस बन गई है, तो उसके लिए हमने लिया इंटीग्रल S D1 डॉट n यूनिट माइनस D2 डॉट n यूनिट इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल डी ए, ये एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में D1 माइनस डॉट n माइनस D2 डॉट n इज इक्वल टू सिग्मा। समझ लें कि दोनों तरफ जो इन सरफेस इंटीग्रल आ रहे थे, अब ये ना किएगा दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल कैंसिल हो गए, कैंसिल नहीं होंगे। ये वाली टर्म भी इधर आएगी, मैंने वो स्टेप मिस किया, ये वाली टर्म भी इधर आएगी, माइनस में हो जाएगी, और इंटीग्रल इंटू डी ए को हम ले लेंगे कॉमन, और फिर कहेंगे कि इंटीग्रल डी ए जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, मतलब इंटीग्रल 0 नहीं हो सकता, इंटीग्रैंड इक्वल टू 0 हो सकते हैं। और इंटीग्रैंड को आपस में इक्वल टू 0 रख कर सिग्मा को अरेंज कर लिया, तो ये इक्वेशन बन गई D1 डॉट n माइनस D2 डॉट n इज इक्वल टू सिग्मा। जैसा कि हमने पीछे B1 डॉट n को नाम दिया था B1n का, सिमिलरली D1 डॉट n यूनिट वेक्टर को भी नाम देंगे D1n का, D2 डॉट n यूनिट वेक्टर को भी नाम देंगे D2n का इज इक्वल टू सिग्मा। अब D1n का से क्या मुराद है कि D1 का वो कंपोनेंट जो n1 यूनिट वेक्टर के साथ नॉर्मल है। इस तरह D2 वेक्टर का वो कंपोनेंट जो n यूनिट वेक्टर के साथ नॉर्मल है उसे नाम दे दिया गया D1n और D2n का। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर डिसकंटिन्यूअस, ये आपस में डिसकंटिन्यूअस है।
डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सिग्मा की इक्वल है। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस कब होते हैं? कि जब इनका डिफरेंस इक्वल टू ज़ीरो हो, या इक्वल टू ज़ीरो हो, या सिंपली कह दें कि इनका डिफरेंस ये जो कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल कंपोनेंट, ये आपस में इक्वल हों, या नॉर्मल कंपोनेंट आपस में इक्वल हो तब कंटिन्यूस, या इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू ज़ीरो हो तब उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। तो इनका डिफरेंस इक्वल टू ज़ीरो नहीं आया, बल्कि किसकी इक्वल आया? सिग्मा की इक्वल आया। तो ये आपस में कंटिन्यूस कब हो सकते हैं? वो भी मैंने कंडीशन लिखी है कि दीज कंपोनेंट्स आर कंटिन्यूस ओनली इफ़ सिग्मा इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये जो सिग्मा है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो d1n इक्वल हो जाता है d2n के। इस तरह जैसा कि मैंने बाउंड्री कंडीशन को नाम दिया हुआ था कि बाउंड्री कंडीशन ऑफ डी और बाउंड्री कंडीशन ऑन ई, तो आप ई के लिए कर लेते हैं कि नाउ सिंस डी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ये आपने टर्म पढ़ रखी है, मेरे ख्याल में हमने पहले सेक्शन के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। तो आप इस d1n की जगह भी ये पुट करो तो क्या आएगा? एप्सिलॉन 1 इंटू e1n, d2n की जगह भी तो एप्सिलॉन 2 इंटू e2n। ये कब होंगे आपस में इक्वल? कब होंगे? जब सिग्मा इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये आपस में इक्वल कब नहीं होंगे? जब सिग्मा ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन बनी हुई है कि इसमें जब सिग्मा ज़ीरो हो तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, ई वाले फैक्टर भी और डी वाले फैक्टर भी। और जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये डी वाले और ई वाले फैक्टर भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल ना होने का मतलब क्या है? कि वो डिसकंटिन्यूस होंगे, और इक्वल होने का मतलब क्या है? कि वो कंटिन्यूस होंगे। दो बाउंड्री कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट दो बाउंड्री कंडीशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको भेजूंगी। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।